हाय, ये कहानी है आरव की। आरव और उसकी पत्नी अपने दोस्त के फार्म हाउस पे जा रहे थे। वो फार्म हाउस था भले घने जंगल में। रात को जाते जाते अचानक से कार धक्के धुक्के खाते हुए बीच में ही रुक गई और वो जंगल का कच्चा रास्ता था। आरव गाड़ी से नीचे उतरा, घड़ी देखी तो कुछ 9 बजे का वक्त हो रखा था। आरव ने थोड़ा सा खटपिट करके गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो कोशिश नाकामयाब रही। उसने थोड़ा सा धक्का देने की भी कोशिश की, पर वो अकेले क्या ही करता। तो पीछे की सीट पे उसकी जो पत्नी सोई हुई थी मिताली, उसे वो उठाने लगा कि मिताली, ओ मिताली, उठ जाओ, चलो हमें आज रात किसी फार्म हाउस या फिर किसी गेस्ट हाउस में ही रुकना पड़ेगा, उठो जल्दी। उसकी पत्नी नींद में से बड़बड़ करती हुई उठी कि क्या यार आरव, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम कार ठीक करा लो, नहीं तो फिर ये खटारा बेच दो, चाहिए तो कोई सेकंड हैंड ही ले लो, बट नई कार ले लो यार। तुम सुनते ही कहाँ हो, तुम्हें एक काम ढंग से करना नहीं आता। तो आरव कहने लगा कि हाँ मेरी माँ, ले लेंगे नई कार, बट अभी उठो, अपनी पर्स उठाओ, सामान उठाओ और चलो, कहीं सोने का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना आज रात को। वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और जंगल की कच्ची सड़क से होते हुए मेन हाईवे पे आ गए। उन्होंने हाईवे पे कई देर वेट किया कि कोई लिफ्ट आएगी, पर कोई लिफ्ट नहीं दिखी। तो फिर उन्होंने चलना स्टार्ट किया। वो चलते जा रहे थे। मिताली थक भी चुकी थी। मिताली चिड़चिड़ करने लगी, कहने लगी कि कैसा बेवकूफ़ दोस्त है तुम्हारा, इतने आधी जंगल में कौन अपना फार्म हाउस बनाता है, कहीं भी पार्टी रख देते हैं यार तुम्हारे दोस्त। अब क्या आएगा तुम्हारा दोस्त, ये गाड़ी बंद पड़ गई है तो बुलाओ अपने दोस्त को। अरे मैंने किया यार मिताली ट्राई, पर फ़ोन का नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मिताली कहने लगी कि यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे ऐसे बीच जंगल में कौन बनाता है अपना फार्म हाउस कि जहाँ पे नेटवर्क भी ना आए अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो। ये सही है, पार्टी में बुला लो, मदद की ज़रूरत पड़े तो फ़ोन ना उठाओ, फ़ोन भी ना लगे इंसान का। चिल करो ना मिताली, मिल जाएगा कुछ ना कुछ गेस्ट हाउस, क्यों इतना टेंशन ले रही हो, चलो थोड़ी सी दूरी पे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ऐसे बोलते हुए वो चलने लगे। लगभग आधा 1 किलोमीटर चलते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक भेड़ियों के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ आधी रात में इतनी डरावनी लग रही थी क्योंकि अंधेरा भी बहुत था, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आगे चलते चलते बिजली भी कड़की ज़ोर से, और जैसे ही बिजली कड़की मिताली आरव के सीने से लिपट गई। वो देख के आरव के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आई। जैसे ही बिजली चमकी, उन्हें कुछ दूरी पे उस बिजली की रोशनी में एक हवेली दिखी। आरव की जान में जान आई। आरव ने बोला कि मिताली, वो देखो, वहाँ पे दूर एक हवेली दिख रही है, चलो वहाँ पे आसरा लेते हैं। अगर मोंटू वहाँ पे हमें लेने आया तो बेस्ट है, और अगर नहीं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज रात हम वहीं रुक जाएं। जैसे उन्होंने तय किया, वो चलते चलते उस हवेली तक गए। हवेली के गेट पे पहुँचे तो गेट पे तो कोई था नहीं, तो वो गेट खोल के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद मेन डोर पे गए। मेन डोर पे कोई बेल वेल तो नहीं थी बजाने के लिए, बस वहाँ पे बेल के नाम पे एक रस्सी लटकी हुई थी सांप की तरह। उन्होंने उस रस्सी को खींचा, उन्हें लगा कि अंदर से कोई घंटी की आवाज़ आएगी, पर वैसा नहीं हुआ। जैसे ही मिताली अपने हाथों से दरवाज़ा खटखटाने गई तो अंदर से भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला ही है। वो सुन के वो चौंक गए। उन्हें लगा ना तो बेल की आवाज़ आई, ना घंटी की, और ना ही हमने दरवाज़ा बजाया। फिर अंदर वाले को कैसे पता चला कि हम दरवाजे पे खड़े हैं? पर उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा और वो दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए।
अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सामने वाले झूले पे ठाकुर साहब सिगरेट पीते हुए बैठे थे। अब आरव ने उनसे बात की कि मेरा नाम आरव है, ये मेरी पत्नी मिताली है। हम अपने दोस्त के फार्म हाउस पे जा रहे थे, पर बीच में कच्ची सड़क पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और अब ना तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक है और ना ही कोई मदद। फ़ोन करने जाओ तो फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक फ़ोन कर सकते हैं? ये सुन के दादा ठाकुर के चेहरे पे कोई भी हाव भाव नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। ऊपर सबसे आखिर वाले कमरे में एक लैंडलाइन फ़ोन रखा है, उस पे से चाहो तो कॉल लगा सकते हो। ये बात जब हो रही थी तो मिताली उस हवेली की आलीशान चकाचौंध देख रही थी। वो हवेली अंदर से इतनी सुंदर थी कि क्या बताऊँ। वो देखते देखते उसकी नज़र गई जिस झूले पे दादा ठाकुर बैठे थे, उनके पीछे की दीवार पे एक बड़ी सी फ्रेम लगी हुई थी, पर वो फ्रेम खाली थी पूरी तरह से। ना तो उसमें कोई पिक्चर थी और ना ही कोई पेंटिंग। उसे लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। उसे थोड़ा सा वो अजीब लगा। पूरे हवेली में देखा जाए तो बहुत सारी पिक्चर्स थी, बहुत सारी फ्रेम्स थी, पर उनमें एक बात कॉमन थी कि उन सारे पिक्चर्स में जितने भी लोग थे, कोई हंस नहीं रहा था। किसी के चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं थे। वो देखने के बाद आरव और मिताली ऊपर गए। ऊपर जाके उन्होंने उस कमरे का लैंडलाइन यूज़ किया अपने दोस्त को फ़ोन लगाने के लिए। फ़ोन ट्राई कर रहे थे तब चैत्राली की नज़र पूरे रूम में घूमी। तब उसने देखा कि बेड के सामने जो दीवार है उस पे भी एक बड़ी सी फ्रेम है। फिर से उस फ्रेम में कोई भी नहीं है, पूरी फ्रेम ब्लैंक है। वो देख के उसे फिर से अजीब सा लगा, पर उसे इतना गौर नहीं किया। क्योंकि फ़ोन नहीं लग रहा था, वो दोनों नीचे आ गए और दादा ठाकुर को बताया। तो दादा ठाकुर ने बोला कि ऐसा अक्सर होते रहता है, क्योंकि माहौल भी ख़राब है बाहर, तो फ़ोन बीच बीच में डेड होते रहता है। एक काम करो, तुम लोग आज रात यहीं पे रुक जाओ, ऊपर वाले कमरे में। उन दोनों को भी यही ठीक लगा, क्योंकि रात के लगभग 12 बजने को आए थे और क्या ही करते बाहर जाके। वो दोनों ऊपर गए। कमरे में जाते ही बेड पे सोते ही उनकी नींद लग गई। लगभग 1:30-2 बजे आरव की आँख खुली तो उसने सोचा कि एक बार फिर से अपने दोस्त को ट्राई करके देखते हैं। तो उसने कॉल लगाना स्टार्ट कर दिया, पर इस बार फ़ोन पूरा का पूरा डेड पड़ चुका था। उसकी नज़र यहाँ वहाँ गई तो उसने देखा कि उसके बेड के सामने जो दीवार थी, जहाँ पे मिताली ने कुछ टाइम पहले एक बड़ी सी फ्रेम देखी थी, वहाँ पे उस फ्रेम में उन दोनों की फ़ोटो लगी हुई थी। वो देख के आरव इतना डर गया और फटाफट से मिताली को उठाया कि मिताली उठो, ये देखो, ये क्या हो रहा है। उस फ्रेम में हम दोनों की पिक्चर कैसे है। पिक्चर तो पिक्चर, उस फोटो के नीचे उन दोनों की मृत्यु की तिथि लिखी हुई थी, मृत्यु की डेट, और वो डेट थी उसी रात की। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। मिताली बोली कि आरव हमें निकलना चाहिए, यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों फटाफट से रूम से बाहर निकले और सीढ़ियाँ फटाफट से उतरने लगे भागते भागते। जब सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उन्हें आवाज़ आई कि वहाँ पे 4 कदमों की जगह 6 कदमों की भागने की आवाज़ है। वो सुन के वो और भी ज़्यादा काँपने लगे। उन्हें बस था कि मेन डोर से बाहर निकल जाए फटाफट। जब वो मेन डोर के पास पहुँचे भागते भागते, तब उन्होंने मेन डोर खोलने का ट्राई किया, पर दरवाज़ा भी बंद था। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद किया है, पर बाहर तो कोई था ही नहीं। उन्हें पता चल गया ये किसी मायावी शक्ति का काम है, और उतने में ही पूरे हवेली की लाइट चली गई। पूरे हवेली में अंधेरा हो गया। हवेली में अंधेरा होते ही उन्हें खुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। उन्हें
उन दोनों की सांसों के अलावा और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ आने लगी। चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी। तभी मिताली ने काँपते काँपते अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। फ़ोन की टॉर्च ऑन करने के बाद उसने जब वहाँ की दीवार पे खाली फ्रेम की तरफ देखा, तब उसे दिखा कि उस खाली फ्रेम में दादा ठाकुर की तस्वीर लगी हुई है और वो बहुत डरावनी स्माइल दे के हमारी तरफ देख रहे हैं। ये देखते ही वो दोनों चीख पड़े। धीरे धीरे देखते ही देखते उस फ्रेम में से दादा ठाकुर की तस्वीर नीचे सरकने लगी और जो सामने झूला रखा हुआ था वो अपने आप हिलने लगा। ये माहौल बहुत बहुत ज़्यादा डरावना था। दोनों की सांसें तेज़ हो गई थी, दोनों की धड़कनें तेज़ हो गई थी और अचानक मिताली के फ़ोन की टॉर्च भी बंद हो गई। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। दादा ठाकुर के हंसने की आवाज़ आने लगी। टॉर्च बंद होते ही जैसे ही अंधेरा हुआ, उन दोनों की तरफ कई सांसें चलते हुए आ रही थी। सांसों की आवाज़ उनकी तरफ आते आते जैसे ही बढ़ रही थी। उन दोनों को पता चल गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही वो सांसें उनके पास आने लगी, ज़ोर से उन दोनों की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर कुछ वक्त बाद वहाँ पे लाइट आ गई। लाइट आते से ही दिखा कि दादा ठाकुर झूले पे बैठे हुए थे। मिताली और आरव गायब हो चुके थे और दादा ठाकुर इंतज़ार कर रहे थे अपने अगले मेहमान का।